अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल सीखा था। उससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और उनकी प्रॉपर्टीज सीखी थी। ठीक है, 2 लेक्चर हमारे पहले हो गए थे। ये लेक्चर हमारा 3rd लेक्चर है नील बोहर एटॉमिक मॉडल पर। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा था कि उन्होंने बहुत सी गलतियां भी की थी। उन गलतियों की करेक्शन उस गलतियों की करेक्शन किसने की थी? नील बोहर ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने पहली गलती कौन सी की थी? उसने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में मूव कर रहा है, किसी भी ऑर्बिट में मूव कर रहा है या किसी शेल में मूव कर रहा है। ऑर्बिट और शेल एक ही बात है। ठीक है, ऑर्बिटल डिफरेंट है, ऑर्बिट और शेल एक ही बात है। ठीक है, किसी भी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। कंटिन्यूसली मूव करते वक्त कंटिन्यूसली एनर्जी भी लूज करता रहेगा। ठीक है, उस वजह से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएगा। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, कंटिन्यूस एनर्जी लूज करेगा, इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गिर जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर, तो एटम ही खत्म हो जाएगा, एटम का वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, उन्होंने ये गलती की थी। इन गलतियों की करेक्शन किसने की थी? नील बोहर ने। नील बोहर ने सबसे पहले ये कहा था, ऐसा समझिए कि उसने क्या किया था। नील बोहर ने सबसे पहले इसने क्या किया था? रिजेक्टेड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, एटॉमिक मॉडल सबसे पहले इसने क्या किया? नील बोहर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल है ना, उसको सबसे पहले इसने रिजेक्ट किया। रिजेक्ट होने की वजह क्या थी आगे हम देखते हैं। ठीक है, और इसने दूसरी बात क्या कही थी? अब रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है, मूव करते वक्त वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएगा। ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाता, लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाने वाली बात किसने कही थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है, ये बात उसने गलत कही थी। ठीक है, सही बात कौन सी थी कि क्या बनाते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करते वक्त? कौन सा स्पेक्ट्रम बनाते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। कौन सा स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम भी अब रदर साहब ने जो लाइन स्पेक्ट्रम बनाया था ना, वो बनाया था ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन एटम कहें या ऐसे स्पेशीज जिनके पास ओनली एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन में जैसे एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब कोई और ऐसा एलिमेंट है जिसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन के अलावा कोई और नहीं है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसके ऊपर हम चार्ज लगा दें, ठीक है, ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर हम क्या लगा दें? कोई चार्ज लगा दें। जैसे हमारे आगे हम चलते हैं ना, तो इनकी गलती भी कुछ थी। इस भाई साहब ने भी बहुत सी बातें थी जिनको एक्सप्लेन नहीं किया था, उनको हम देखेंगे और उसको देखते वक्त ही हम इस बात पर फिर आएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन वाली बात पर। ठीक है, ये कुछ बातें थी। अब ये इसने जो नील बोहर एटॉमिक मॉडल ना कब दिया था? 1913 में। और रदरफोर्ड ने कब दिया था? 1911 में। ठीक है, ये आपने कुछ 3 बातें थी इधर आपने याद रखनी है। अब हम आते हैं रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स के ऊपर। ठीक है, पोस्टुलेट्स के ऊपर तो इनमें रदरफोर्ड ने क्या कहा था? ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा और किसी भी शेल में मूव या किसी भी ऑर्बिट में मूव करता रहेगा। इसने क्या कहा कि किसी भी में नहीं, फिक्स ऑर्बिट में मूव करेगा। ठीक है, क्या करेगा? फिक्स ऑर्बिट में मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स ऑर्बिट। फिक्स ऑर्बिट कहें या आप कहें ऑर्बिट को और भी क्या कहा जाता है? शेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फिक्स ऑर्बिट में मूव करेगा या फिक्स
शेल में मूव करेगा। ये बात किसने कही थी? नील साहब ने। ठीक है, अब दूसरी बात, हर शेल में फिक्स एनर्जी होती है। जैसे हमारे हो गए शेल हो गए, मैं इधर लिख भी देता हूं, ईच शेल हैज फिक्स एनर्जी। ठीक है, हर शेल में क्या होती है? फिक्स एनर्जी होती है। ठीक है, अब जैसे के शेल हो गया, एल शेल हो गया, एम शेल हो गया, ये कुछ शेल के नाम्स हैं। ठीक है, अब देखें ये देखें, अब ये हो गया के शेल, ये हो गया एल शेल, ये हो गया एम शेल। अब के शेल कौन सा शेल है? अब इधर मैं लिख भी देता हूँ, ये क्या है? शेल है। ये क्या है? शेल है। ये क्या है? एन। अब एन, हम एन किसको कह रहा हूं? आपकी बुक ने एन को कहा है कि एन क्या है? क्वांटम नंबर। एन क्या है? क्वांटम नंबर। जब आप आगे आएंगे, फर्स्ट ईयर में आएंगे, तो आप एन को क्या पढ़ेंगे कि एन क्या है? क्वांटम नंबर का एक टाइप है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, क्वांटम नंबर तो है, अब मोर स्पेसिफिक करें तो इनको कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब के हमारा क्या है? फर्स्ट शेल है। के क्या है? हमारा फर्स्ट शेल है, तो एन की वैल्यू क्या होगी? 1। अगर एल हमारा कौन सा है? सेकेंड शेल है, तो एन की वैल्यू क्या होगी? 2। अगर शेल हमारा एम है, इनके वैल्यू क्या होगी? 3। जैसे और शेल बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही एन की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब इधर एक और बात, जैसे हमारा हो गया ना के शेल, इसको मैं एक सबसे जो लोएस्ट एनर्जी होती है ना, इसकी क्या होती है? लोएस्ट एनर्जी। जैसी एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ऐसी एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब इन तीनों में से अगर कंपेयर करते हैं एनर्जी ऑर्डर, तो सबसे हाईएस्ट किसकी है? इन तीनों में से हाईएस्ट एनर्जी किसकी है? हाईएस्ट एनर्जी है एम शेल की। एम शेल की क्या है? सबसे हाईएस्ट एनर्जी है। ठीक है, अब एनर्जी ऑर्डर क्या है? जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ऐसे ही एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। अगर इधर हम ऑर्डर ड्रा करते हैं, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन शेल। ठीक है, अब एक जैसे हमने इधर ऑर्डर बना, अब आप ही मुझे बताएं, जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। तो आप मुझे बताएं इन तीनों में से एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? एन की वैल्यू किसकी ज्यादा है? एम की जो है एन की वैल्यू है ना, एम की एन वैल्यू ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? एम की। सबसे ज्यादा एम एनर्जी की होगी, उसके बाद होगी एल, और उसके बाद होगी के। अब ये होगा एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, और भी हम बहुत से पास्टुलेट्स हैं, जो भी हैं हम उनको टाइम बाय टाइम देखते जाते हैं। ठीक है, अब और भी बहुत इनके क्या हैं? पास्टुलेट्स हैं। आपकी बुक में कुछ हैं जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पहला हमने कौन सा पास्टुलेट्स पढ़ा कि हर ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी होती है, और हर ऑर्बिट, हर शेल की, और हर शेल की क्या होती है? फिक्स एनर्जी होती है। ठीक है, और एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करता रहता है। जैसे हमने इधर कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स ऑर्बिट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है के शेल में मूव करेगा तो के शेल में ही मूव करता रहेगा। अगर कोई एन शेल में मूव करेगा तो एन शेल में ही मूव करता रहेगा। ठीक है, ये कुछ बातें थी। अब एनर्जी डिफरेंस की भी बात आती है। ठीक है, एक इधर मैं एक टर्म लिखता हूँ। अब वो ऑर्बिट जिनमें एनर्जी फिक्स होती है ना, वो किसके इक्वल होते हैं? एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये बात मैं इधर लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। एनर्जी होती है। ठीक है, एक स्टेशनरी स्टेट की हम बात कर रहे थे। स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट को हम फिक्स ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, अब स्टेशनरी स्टेट कहते हैं या फिक्स ऑर्बिट कहते हैं, उनमें क्या होता है? वो एंगुलर मोमेंटम के इक्वल रहते हैं। ठीक है,
ऐसे ऑर्बिट जिनकी एनर्जी या जिनका ऑर्बिट फिक्स होता है ना, वो किसके इक्वल होते हैं? एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होते हैं। ठीक है, वही बात हम लिख रहे हैं। स्टेशनरी स्टेट प्रेजेंट इन दोज ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम is equal to nh/2 पाई। ठीक है, ये बात मैं लिख रहा था। अब ऐसे स्टेट, ऐसे ऑर्बिट, अब नील बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करेगा और फिक्स ऑर्बिट की एनर्जी किसके इक्वल होती है? एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होती है। ठीक है, फिक्स ऑर्बिट की एनर्जी किसके इक्वल होते हैं? एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होती है। अब एंगुलर मोमेंटम को थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम, अब इससे पहले भी एक और भी चीज़ है, हम देख लेते हैं मोमेंटम के बारे में। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो वो आपको समझ आएगी बात। ठीक है, मोमेंटम की आप बात करते हैं। मोमेंटम दो किस्मों का होता है, एक होता है एंगुलर मोमेंटम और एक होता है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, एक होता है एंगुलर मोमेंटम और दूसरा होता है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है इसको हम डिनोट करते हैं L से, और जो लीनियर मोमेंटम है उसको डिनोट करते हैं हम P से। जो इधर हम बात कर रहे हैं ना, वो किसकी बात कर रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? mvr के इक्वल होता है। ठीक है, और जो लीनियर मोमेंटम है उसको लिखते हैं P = mv, या इसको लिखते हैं P = mc भी लिखते हैं। ठीक है, ये बात है। अब इधर हम बात कर रहे थे स्टेशनरी स्टेट की, एक वो किसके इक्वल होता है? एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। और एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? nh/2 पाई। तो इधर एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखते हैं? L = अब mvr तो लिखते हैं। ठीक है, अब जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है? nh/2 पाई। तो इधर हम क्या लिखेंगे? mvr = nh/2 पाई। ये जो एक फॉर्म है ना, ये किसके लिए होती है? फॉर फिक्स ऑर्बिट के लिए होते हैं, फॉर फिक्स ऑर्बिट के लिए होती है, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में मूव करता रहता है। ठीक है, इसको हम और भी डिफाइन करते हैं। अब m लिखते हैं मास को, v होती है वेलोसिटी, r होता है रेडियस, h क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। इस पे हम आते हैं, और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, ये कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, इधर हम सबसे पहले n पर आते हैं। n क्या है हमारा? नंबर ऑफ, n किसको कहते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को कहते हैं, या तो हम शेल को कहते हैं। अगर हम फर्स्ट शेल की हम अगर मालूम करेंगे एंगुलर मोमेंटम, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। सेकेंड शेल के लिए n की वैल्यू कौन सी रखेंगे? 2 रखेंगे। तो ऐसे ही बढ़ती जाएगी वैल्यू। ठीक है, इधर मैं एक सपोज कर मैं कहता हूँ कि मैं एंगुलर मोमेंटम मालूम करना चाहता हूँ जहाँ n की वैल्यू 2 हो। ठीक है, जो सेकंड शेल है ना, उसकी मैं एनर्जी मालूम करना चाहता हूँ, एंगुलर मोमेंटम मालूम करना चाहता हूँ, तो कौन सा क्या लिखूंगा? mvr = अब n की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? 2। n की वैल्यू पर क्या पुट करेंगे? 2 2h/2 पाई। अब 2 से हम काट देते हैं तो क्या बढ़ेगा? mvr = h/पाई। ठीक है, जब ये किसके लिए ये वैल्यू होती है? फॉर सेकंड शेल के लिए वैल्यू होती है। ये किसके लिए होती है? वैल्यू होती है फॉर सेकंड शेल के लिए वैल्यू होती है। अब इनके ऊपर 2 और भी बातें हैं, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं, उनको हम देखते हैं।
तो आगे हम बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें हमने इधर डिस्कस कर ली है कुछ फार्मूले के ऊपर, ठीक है। इधर एक और भी चीज़ है, ठीक है, कौन सी है, अब इधर चेंज इन एनर्जी, अब एनर्जी पे आने से पहले हम एक और भी बात डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रम के ऊपर। किसके ऊपर? स्पेक्ट्रम के। स्पेक्ट्रम कहते हैं जनरली हम ग्राफ को कहते हैं, ठीक है। तो जनरली हम किसको कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। अब इसमें दो चीज़ें आती है, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इनको हम देखते हैं एनर्जी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। वैसे तो इनकी डेफिनेशन कहें तो फिर काम बढ़ जाएगा। तो अगर एक सिंपली बात कहें इनके ऊपर, एक ही बात कहें, एक ही बात में हम इनको ऐसे समझे कि सम अप कर दें, तो किस तरीके से हम इनको सम अप करेंगे, किस तरीके से करेंगे? तो इनके एक बेसिक एक ही डेफिनेशन लिखते हैं, कैसे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब होगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स हायर शेल, ठीक है। अब या इस तरीके से लिखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेगा? फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल, या ऐसे भी लिखते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम इनर शेल टू आउटर शेल, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेगा? फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना, तो उसको कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसको कहेंगे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इनके बिल्कुल ही अपोजिट हम लिखते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। इनके अपोजिट हम लिखते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। जब अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेगा? फ्रॉम लोअर शेल से हायर शेल मूव करेगा, ठीक है। उसको कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये देखें, जैसे मैंने कुछ शेल बनाए इधर, ठीक है, जैसे मैंने कुछ शेल इधर मैं बना रहा हूँ, तो आप ही मुझे इधर बताएं। अब देखें, अब इसमें एन की वैल्यू इसमें सपोज करें मैं कहता हूँ कि एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3 और 4, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम कौन सी बात कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेगा? लोअर शेल से हायर शेल मूव करेगा, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेगा? लोअर शेल से हायर शेल मूव करेगा ना, तब क्या कहेंगे? अब ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। या तो हम कहते हैं कि जो लोअर शेल होते हैं ना, उनको हम इनर शेल भी कहते हैं, ठीक है। इनर शेल टू आउटर शेल जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना, उसे कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जैसे ये देखें, N1 से अगर इलेक्ट्रॉन N2 पे गया तभी भी एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। अगर N1 से N3 पे जाएगा तभी भी एब्जॉर्प्शन होगी। N1 से N4 में जाएगा डायरेक्ट, तभी भी क्या होगी? एब्जॉर्प्शन होगी। ज़रूरी नहीं है कि 1 से ही हो, किसी में भी हो सकता है। अब 3 से 4 में भी अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तभी भी एब्जॉर्प्शन होगी। कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल मूव करेंगे ना, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाएंगे। और इनके बिल्कुल ही अपोजिट क्या कि हम इमिशन स्पेक्ट्रम को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर टू लोअर शेल, ठीक है। अब हायर शेल को हम क्या कहते हैं? हायर शेल को कहते हैं आउटर शेल, इनर शेल को कहते हैं कि लोअर शेल। अब इसके ये जो डेफिनेशन है ना, बिल्कुल अगर इन दोनों के हम अपोजिट करते हैं तो किसको हम डिफाइन करते हैं होते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम को, ठीक है।
किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, अब इधर क्या लिखा हुआ है? इनर शेल। ये क्या नीचे वाला N1 इनर शेल हो गया ना, इधर हम क्या लिखते हैं? फ्रॉम आउटर शेल टू इनर शेल। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा? फ्रॉम आउटर शेल टू इनर शेल कहते हैं, या हायर शेल से लोअर शेल कहते हैं। ठीक है, अब इस तरह से एक और भी हम ग्राफ बनाते हैं। जनरली ये होता है कि जब इमिशन स्पेक्ट्रम होती है ना, तो एक लाइट की इमिशन भी होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ को इमिट करना, एब्जॉर्प्शन, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, अब देखें सपोज जैसे अगर इधर हमने पहले बनाया था, ये क्या है? N4 है, ये N3 है, 2N1। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेगा? फिर हम हायर शेल से लोअर शेल मूव करेगा। सपोज करते हैं N4 से अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आता है तभी भी इमिशन होगी, N3 से अगर 1 में आएगा तभी भी इमिशन होगी, N2 से 1 में आएगा तभी भी क्या होगी? इमिशन होगी। ज़रूर नहीं है कि इधर भी 1 में ही आए, अब डायरेक्ट पे अगर इधर आ जाए N4 से N3 में आ जाए तभी भी इमिशन होगी, अगर इस तरीके से आ जाए N4 से N2 में आ जाए तभी भी इमिशन होगी। ठीक है, ये कुछ बातें थी इनके ऊपर, एक दो बातें और भी इनके ऊपर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है, इधर हमने इमिशन और एब्जॉर्प्शन की बात की है, इनके ऊपर एक और बात करते हैं। ठीक है, कौन सी बात है वो? अब जैसे ही इमिशन होती है या जो एब्जॉर्प्शन होती है ना, एक कंटिन्यूस मैनर में नहीं होती, एक डिसकंटिन्यूस मैनर में होती है। ठीक है, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी, अब इधर लिख भी देता हूँ, एनर्जी इमिशन और एब्जॉर्प्शन इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। एक और बात इनमें कह देते हैं कि एनर्जी इमिट होती है या तो एब्जॉर्ब होती है इन फॉर्म ऑफ फोटॉन और क्वांटा। ठीक है, ये मैंने एक दो बात लिखी है कि कौन सी? एनर्जी की एमिशन होती या एब्जॉर्प्शन होगी ना, वो एक डिसकंटिन्यूअस मैनर में होती है। ठीक है, एनर्जी इमिशन और एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होती है? क्वांटा की फॉर्म में होती है, क्वांटा की फॉर्म में होती है या फोटॉन की फॉर्म में होती है। ठीक है, क्वांटा या फोटॉन के, क्वांटा या फोटॉन हम किस चीज़ को कहते हैं? इनको जनरली हम कहते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी। हम क्या कहते हैं? पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें थी जिनके ऊपर हमने अभी डिस्कस किए। उसके बाद हम इसके डिफेक्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, नील बोर के डिफेक्ट भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में कुछ और भी बातें हो सकती है, मुझे नहीं लगता कोई चीज़ हमने कुछ छोड़ी हो। ठीक है, एक बात, इधर एक फार्मूला है, पहला तो फार्मूला हमने कौन सी किया था? mvr = NH/2π। अब एक दूसरा फार्मूला अब ड्राइव करते हैं इन्हीं में से ही। अब इन्हीं एनर्जी की इमिशन होती है या एब्जॉर्प्शन होती है ना, मीन्स कि एनर्जी का चेंज आता है, एनर्जी इमिट हो या एनर्जी का एब्जॉर्ब हो ना, एनर्जी चेंज आता है। ठीक है, चेंज इन एनर्जी, अब इसको किस तरीके से हम लिखते हैं? चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी को डेल्टा लिखते हैं। डेल्टा हम कहते हैं चेंज को, और ई हम कहते हैं किसको? एनर्जी को। ठीक है,
अब चेंज इन एनर्जी को इधर में किस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं, अब लिखते तो ऐसे ही है चेंज इन एनर्जी। अब चेंज इन एनर्जी फिर हम किस तरीके से हम एनर्जी का डिफरेंस किस तरीके से हम मालूम करते हैं, एनर्जी चाहे इमिट हो चाहे एनर्जी एब्जॉर्ब हो, ठीक है। एनर्जी को मालूम करने का एक ही तरीका है कि फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, लोअर शेल माइनस हायर शेल, लोअर शेल एनर्जी एंड हायर शेल एनर्जी, ठीक है। अब चेंज इन एनर्जी को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अब सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, पहले इधर आएगा हायर शेल फिर आएगा लोअर शेल, ठीक है, हायर शेल और इधर आएगा लोअर शेल। अब चेंज इन एनर्जी इस तरीके से, जैसे चेंज एनर्जी, अब इधर देखें आप इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है, N4 से N1 में आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा E4 माइनस E1, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हायर शेल को लिखते हैं, उसके बाद लोअर शेल को लिखते हैं। अगर सपोज के इधर हम बात करते हैं N3 की बात करते हैं, N3 से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, 1 में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे E3 माइनस E1। तो पहले हम क्या लिखते हैं, हायर शेल को लिखते हैं, उसके बाद हम क्या किसको लिखते हैं, लोअर शेल को लिखते हैं, ठीक है। एक और बात, चेंज इन एनर्जी किसके इक्वल होती है, चेंज इन एनर्जी इक्वल होती है H बाय फ्रीक्वेंसी। इसको पढ़ते हैं या तो हम म्यू भी पढ़ते हैं या तो इसको फ्रीक्वेंसी भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी भी पढ़ते हैं। इधर मैं लिख लेता हूँ, इसको म्यू भी पढ़ते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो हो गया ना H को हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम कहते हैं H को कहते हैं हम प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। H हम से डिनोट करते हैं और इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। फिक्स वैल्यू में 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ये जूल एनर्जी का यूनिट होता है और सेकेंड भी इनका यूनिट होता है, ठीक है। सेकेंड टाइम का यूनिट होता है और जूल एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है। ये कुछ बातें थी। अब आगे हम डिस्कस करते हैं ऐसी बातें जो इन्होंने गलती की या ऐसी बातें जो नील बोर ने एक्सप्लेन नहीं की। ठीक है, तो इधर हमने बोहर के नील बोर के हमने इंट्रो भी कर लिया, इसके हमने पास्टुलेट्स भी देख लिए। अब ऐसी बातें लिमिटेशन है किसकी, बोहर की, ठीक है। लिमिटेशन बोहर की मीन्स के ऐसी बातें जिन पर बोहर ने कोई लिमिट लगाई हो या ऐसी बातें जो बोहर ने एक्सप्लेन ना की हो, ठीक है, उन बातों को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। उनमें से जो पहली बात कौन सी थी कि बोहर साहब ने कौन सी चीज़, अब स्पेक्ट्रम थे ना, जो स्पेक्ट्रल लाइंस थे उनको बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। अब मैं किस तरीके से लिखता हूँ, बोहर्स नॉट एक्सप्लेन। अब स्पेक्ट्रल लाइंस भी कह सकते हैं या इनको हम इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। बोहर्स नॉट एक्सप्लेन इफेक्ट, ठीक है। आपकी बुक में दो इफेक्ट ऐसे हैं जिनके नाम आपके बुक में लिखे हुए हैं। एक है आपका ज़ीमैन इफेक्ट, ठीक है, एक है आपका ज़ीमैन इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट कब पैदा होगा, अब इधर हम फील्ड की बात करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब जो ज़ीमैन इफेक्ट तब बनता है जब लाइट पास किससे करती है, फ्रॉम किससे पास करेगी, मैग्नेटिक फील्ड से। कहाँ पास करेगी, फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइन तब बनती है जब ज़ीमैन इफेक्ट तब बनेगा जब मैग्नेटिक फील्ड से लाइंस पास करेगी या लाइट पास करेगी, ठीक है। अब एक दूसरा इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। स्टार्क इफेक्ट कब बनेगा,
स्टार्ट इफेक्ट तब जब बनता है जब लाइट किससे पास करेगी, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइट किससे पास करेगी, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, ये दो ऐसी बातें थी जिनको बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, अब इनकी एक और भी बात करते हैं। इट अगेंस्ट बोहर, अगेंस्ट किन के अगेंस्ट गया था, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है। अब मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इन बात के ऊपर, क्योंकि ये भी बात आपकी ऐसे लिखी हुई है जैसे मैंने इधर लिखी है। ठीक है, कौन सी बात थी कि बोहर साहब ने एक बात कही थी, वो कौन सी थी, वो ये थी कि उस बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है और फिक्स ऑर्बिट में मूव करने की वजह से एट अ सेम टाइम उनकी हम पोजीशन मालूम कर सकते हैं। एक अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है ना, उनकी हम फिक्स पोजीशन मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आगे चलकर गलत भी साबित हुई, ये बात आगे चलकर क्या हुई, गलत साबित हुई। ठीक है, एक हेजनबर्ग ये एक साइंटिस्ट था और इसने एक प्रिंसिपल दिया था जिसमें ये बात इसने एक्सप्लेन की थी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहे कितना भी फिक्स ऑर्बिट में मूव करता रहेगा, उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं कि मे बी इलेक्ट्रॉन अब यहाँ होगा, अब यहाँ होगा, लेकिन एक फिक्स चीज़ मालूम नहीं करते। ठीक है, बोहर साहब ने भी यही गलती की थी। एक और बात, इट बोहर्स नॉट एक्सप्लेन लार्जर स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसने कौन सी चीज़ एक्सप्लेन की थी, बोहर्स एक्सप्लेन ओनली यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, अब इधर हम इनको बोहर के लिमिटेशन क्यों कहते हैं, बोहर के लिमिटेशन कहने की वजह भी यही है। ठीक है, बोहर की जो बातें हैं सारी ना, सारी सही हैं, उसमें कुछ ही गलतियां हैं, उसमें जो गलतियां हैं ना वो यही हैं। ठीक है, उसमें जो ये गलती कौन सी थी, इसने जो एटॉमिक नंबर जिनका 1 से बड़ा है या जिनके पास 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, उनको इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, कोई बहुत से बड़े बड़े एलिमेंट हो गए ना, उनको इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। ये ओनली वैलिड फॉर, इसका जो मॉडल है ना किस पे ऊपर वैलिड है, उन स्पीशीज़ के ऊपर वैलिड है जिनके पास ओनली क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे हो गया आपका हीलियम, इसके पास इसका एटॉमिक नंबर तो 2 है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसके पास क्या बचेगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, अब जैसे हो गया हमारा लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, तो तब भी इनके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, हाइड्रोजन है, इनका एटॉमिक नंबर 1 ही है। हीलियम है, इनका एटॉमिक नंबर 2 है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। +1 का मतलब है लॉस करना, 1 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मैंने लिखा लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ये कितने लॉस कर रहा है, 2 लॉस कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बहुत सी चीज़ें समझी, पढ़ी और नील बोहर को हमने डिटेल से डिस्कस किया। ठीक है, तो आपका इस हिसाब से, इस टॉपिक के हिसाब से अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप ज़रूर क्वेश्चन पूछें, हम कोशिश करेंगे कि आपको रिस्पॉन्स दें। अस्सलाम वालेकुम।